हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने चल रहे हैं सीबीएसई बोर्ड टर्म टेस्ट 2 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बच्चों की बहुत सी डिमांड थी कि सर आप ऐसे प्रश्नों को एक बार बताएं जो बहुत ही एक्सपेक्टेड हैं, जो परीक्षा के लिए अति संभावित क्वेश्चन है। तो मित्रों, आपको पता है कि टर्म टेस्ट 2 में केवल इतिहास विषय में 5 चैप्टर्स हैं और उन 5 चैप्टर्स में से पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना है इतिहास और इतिवृत्त, उसके बाद उपनिवेशवाद और देहात, तीसरा चैप्टर है विद्रोही और राज, उसके बाद महात्मा गांधी और स्वाधीनता आंदोलन और लास्ट चैप्टर है संविधान का निर्माण। तो इन 5 चैप्टर पर ही जो प्रश्न पत्र है वो आएगा। कुल 40 अंक का प्रश्न पत्र है। प्रश्न पत्र की डिजाइन भी आपको पता है, आपने फर्स्ट प्री बोर्ड सेकंड प्री बोर्ड दे रखा है। कुल 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उन 10 क्वेश्चन में से पहले जो 4 क्वेश्चन हैं 3-3 अंक के हैं, ओके, जिसके लिए 80 शब्द आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, 6 अंक का होगा और 120 से लेकर के 200 शब्दों में उसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये केस स्टडी क्वेश्चन होंगे, पैराग्राफ होगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे और उन 60 क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मानचित्र आधारित होगा जो केवल 2 अंक का है। तो इस तरह से पेपर की डिजाइनिंग है। कुल अंक हैं 40। आइए जो संभावित प्रश्न हैं, कौन से संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला अध्याय है इतिहास और इतिवृत्त। ये मुगल पीरियड से संबंधित है। इसमें जो संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, नस्तलिक शैली को लेकर के प्रश्न हो सकता है। फर-ए-इजादी से आप क्या समझते हैं। सुलह कुल, अकबर की जो सुलह कुल नीति है इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। गुलबदन बेगम या हुमायूंनामा पर प्रश्न हो सकता है। गुलबदन बेगम या हुमायूंनामा, इस पर प्रश्न हो सकता है। बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इस पर पूछा जाता है, मुगल अभिजात्य के विशिष्ट अभिलक्षण या मुगल अभिजात्य वर्ग एक मिश्रित गुलदस्ता के रूप में था। तो मुगल अभिजात्य के विशिष्ट अभिलक्षण, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद मुगलों का केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन, केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन, ये क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन हो सकता है मुगल फारस संबंध या कांधार समस्या। एक प्रश्न पूछा जाता है कि मुगलों के लिए सटीक और विस्तृत आलेख तैयार कराना कैसे महत्वपूर्ण था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, सटीक और विस्तृत आलेख। ये क्वेश्चन इस चैप्टर पे बनते हैं, जिसमें से फर-ए-इजादी, सुलह कुल, गुलबदन बेगम और ये 4 क्वेश्चन ही बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम डिस्कस करते चलते हैं एक एक चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। नस्तलिक शैली अकबर की पसंदीदा शैली थी, सरल और सपाट ढंग से। फारसी की लेखन शैली थी जो अकबर को बहुत पसंद थी और ये सरकंडे की नोकदार कलम से लिखी जाती थी। अक्षरों को बहुत नुकीला और सपाट तथा प्रवाही ढंग से लिखने का तरीका था। फर-ए-इजादी का अर्थ होता है ईश्वर से निकलने वाला प्रकाश। शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी जो सूफी संत थे, इनका प्रभाव शेख मुबारक और अबुल फजल पर था। तो जो शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे ये भी प्लूटो से प्रभावित थे और प्लूटो का जो सूर्य केंद्रित सिद्धांत है कि सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश है सबसे पहले पृथ्वी पर राजा को प्राप्त होता है और राजा उस प्रकाश और उस सत्य से अपनी प्रजा पर शासन करता है। तो शेख मुबारक ने उसी सिद्धांत को अकबर के समय में
प्रचारित प्रसारित कराया कि सूर्य से निकलने वाला प्रकाश सम्राट को मिलता है और सम्राट उस शक्ति के द्वारा पूरे प्रजा पर शासन करता है। तो फर्रे-ए-इजादी ये सिद्धांत था। सुलह कुल की नीत, अकबर उदार शासक था और उसने इस बात को देखा था कि इस समय की स्थिति ऐसी है कि अगर भारत पर राज करना है तो सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर के चलने की आवश्यकता है। तो उसने जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, हर धर्म के लोगों को मुगल साम्राज्य में रहने, उन्हें अपने अपने धर्म के अनुसार जीवन जीने, अपने धार्मिक विश्वासों को मानने, इसकी जो छूट दी उसको सुलह कुल की नीति कहते हैं। क्योंकि अकबर का उद्देश्य था कि राज्य में शांति रहे और शांति तभी रह सकती थी कि जब हर धर्म को अपने धार्मिक विश्वासों को मनाने की छूट दी जाए। इसका लाभ ये भी था कि विभिन्न धर्म के लोगों का सहयोग मुगल प्रशासन को मिला और मुगल प्रशासन मजबूत और सुदृढ़ हुआ, जिस पर चल करके अकबर ने 50 वर्षों तक शासन किया। और इसी के साथ साथ उसने एक नीति और अपनाई थी, दीन-ए इलाही। दीन-ए इलाही, उसका उद्देश्य था कि विभिन्न धर्मों की अच्छाइयों को लेकर के एक नया धार्मिक सद्मार्ग बनाया जाए। 1582 ईस्वी में इसको उसने चालू किया। इसका उद्देश्य था कि राज्य में शांति रहे, विभिन्न धर्मों की अच्छाइयों को उसमें शामिल किया गया था। ठीक, तो दीन-ए इलाही या सुलह कुल की नीति को आप थोड़ा समझ लेंगे और इनके पॉइंट वाइज उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट, गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम हुमायूं की जो बहन थी, साथ साथ अकबर की चाची भी थी, बुआ भी थी, दोनों रिश्ते में थी। तो गुलबदन बेगम ने एक पुस्तक लिखी, हुमायूंनामा, वो अकबर के कहने पर लिखी, क्योंकि अकबर ने अकबरनामा लिखने की शुरुआत करवाई और उसके लेखक अबुल फजल थे। तो उसने अपने से पहले का इतिहास, हुमायूं और उसके पहले का इतिहास लिखने के लिए गुलबदन बेगम से अनुरोध किया कि आपने उस समय को देखा है और उस समय का इतिहास लिखे। तो गुलबदन बेगम ने जो पुस्तक लिखी हुमायूंनामा, ये पर्शियन में है और इस पुस्तक की विशेषता ये है कि इसमें राजनीतिक इतिहास तो कम है, लेकिन हरम में रहने वाली जो महिलाएं थी उनका दरबार के कार्यों में या राजकुमार और राजा के बीच जो संबंध बिगड़ते थे उनको सुधारने में हरम की क्या भूमिका होती थी, बुजुर्ग महिलाओं की क्या भूमिका होती थी, इसको बहुत विस्तार से उसने लिखा है। तो हरम का इतिहास इस पुस्तक में विशेष रूप से प्राप्त होता है। मुगल अभिजात के विशेष अभिलक्षण क्या थे? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके पॉइंट आप जरूर ध्यान से सुनेंगे। मुगल अभिजात के विशेष अभिलक्षणों में से पहला है मिश्रित सेवा, प्रवेश कठिन। नंबर 2, योग्यता के आधार पर पद। पद व प्रतिष्ठा तथा उच्च वेतन। पुरस्कार की नीति, मनसबदारी व्यवस्था, तैनात रकाब, आत्मीय संबंध। ये मुगल अभिजात्य के विशिष्ट अभिलक्षण थे। मुगल जो अभिजात्य वर्ग के लोग थे वो एक मिश्रित सेवा के रूप में थे। मुगल सेवा में केवल मुगल या इस्लाम धर्म के लोग ही नहीं थे, उसमें ईरानी, तुरानी, अफगान, पठान, भारत में राजपूत, शेखजादा, इस प्रकार के सभी वर्ग के लोग शामिल थे। तो इसीलिए कहते हैं कि मुगल सेवा एक गुलदस्ते के रूप में थी और ये विभिन्न वर्ग के लोग मुगल को अपनी सेवाएं देते थे और मुगल साम्राज्य की मजबूती में इनका बड़ा योगदान था। प्रवेश कठिन। मुगल सेवा में भाई भतीजावाद, जातिवाद या धर्म के नाम पर प्रवेश नहीं होता था। प्रवेश बहुत कठिन था। कोई उच्च व्यक्ति जो दरबार में किसी उच्च पद पर हो, वो आपके नाम की सिफारिश करता था तो राजा उसके ऊपर विचार करता था, तब बादशाह के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती थी और मीर बख्शी के कार्यालय से उसके वेतन और उसके पद की संस्तुति, उसके नियुक्ति पत्र जारी किया जाता था और सारी पोस्टिंग तथा सारे स्थानांतरण बादशाह के स्वयं निर्देशन में होते थे। तो प्रवेश इतना आसान नहीं था। योग्यता के आधार पर पद, जो पद दिए जाते थे योग्यता के आधार पर, मैंने पहले बताया किसी प्रकार का कोई भेदभाव या कोई पक्षपात नहीं था। इसीलिए अकबर के समय या बाद में जहांगीर, शाहजहां के समय औरंगजेब बहुत ज़्यादा हिंदुओं से खिलाफ था, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदू सामंत और मनसबदार औरंगजेब के समय थे। लगभग 32%
जो अभिजात्य वर्ग के लोग थे औरंगजेब के समय में, वो हिंदू सरदार थे या तो राजपूत थे, मराठे थे। नेक्स्ट, पद और प्रतिष्ठा तथा उच्च वेतन। मुगल सेवा में आना, मुगल सेवा में पद प्राप्त करना एक सम्मान का प्रतीक था, क्योंकि मुगल शासन पूरे भारत के बहुत बड़े हिस्से पर शासन करने वाला एक ऐसा वंश था। इसलिए प्रायः सभी नौजवानों की यह हसरत हुआ करती थी कि वो मुगल सेवा में उच्च पद प्राप्त करें, तथा साथ ही साथ जो अपने आसपास के देशों से सर्वोच्च था। और यही कारण था कि ईरान, तुरान और मध्य एशिया से लोग भारत सर्विस करने के लिए आते थे। नेक्स्ट, पुरस्कार की नीति। मुगल अभिजात्य वर्ग को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए पुरस्कृत करने की भी नीति इन बादशाहों के द्वारा की जाती थी। बादशाह उनको बड़ी बड़ी उपाधियाँ, अमीर, आसफ खां जैसी उपाधियाँ देते थे। इसके अतिरिक्त बड़ी बड़ी जागीरें अता की जाती थी। उनको विभिन्न समारोहों के अवसर पर दरबार के द्वारा सरप्पा, खिलवत, सरप्पा में जामा भी, पगड़ी हुई होती थी, जामा भी होता था और पेटका भी होता था, ये देकर के सम्मानित किया जाता था। उस प्रकार से राजा के द्वारा विशिष्ट सेवा के लिए सामंतों को, अभिजात्य वर्ग के लोगों को नवाजा भी जाता था। और यही कारण था कि वो अपनी योग्यता से अधिक बढ़ चढ़ करके मुगलों के लिए काम करने के लिए तैयार रहते थे। नेक्स्ट, मनसबदारी व्यवस्था। मुगल अभिजात के विशेष अभिलक्षणों में सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अकबर के द्वारा ये नीति प्रारंभ की गई, जो मनसबदारी व्यवस्था थी, सैनिक संगठन के लिए की गई। इसमें मनसबदार को बड़ी बड़ी जागीरें वेतन के रूप में दी गई, और ऐसे मनसबदारों को जात और सवार, इन दो पदों से जाना जाता था। जात के अनुसार मनसबदार का वेतन दिया जाता था, सवार पद के अनुसार उसको घोड़े रखने होते थे। और मनसबदार सेना लेकर के राजा की सहायता के लिए समय पर उपलब्ध होते थे। इनकी सेना का वार्षिक निरीक्षण, इनके ऊपर नियंत्रण करने की भी नीति थी। तैनाते रकाब, ये एक ऐसा अग्रगामी दस्ता था जो हमेशा हरम की सुरक्षा के लिए, राजमहल की सुरक्षा के लिए तैयार रहता था, और दिन भर में 2 बार बादशाह के सामने उपस्थित होकर के अपनी उपस्थिति देता था। तैनाते रकाब किसी भी प्रकार की अनहोनी पर तुरंत कार्यवाही करने के लिए तैयार रहने वाला दस्ता था। मुगलों के समय जो अभिजात्य वर्ग के लोग थे, उनके साथ बादशाह का जो संबंध था बड़ा आत्मीय था। एक नौकर और स्वामी का संबंध नहीं था, बल्कि बड़े आत्मीय संबंध थे। और यही कारण था कि जो मुगल अभिजात्य वर्ग के लोग थे, तन मन धन से सम्राट के प्रति समर्पित रहते थे, और इन्होंने साम्राज्य को मजबूती दी। तो ये मुगल अभिजात्य के विशेष अभिलक्षण हैं। केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन, इसके लिए हमारा एक वीडियो पहले से भी आप देख चुके होंगे, नहीं है तो देख सकते हैं। केंद्रीय प्रशासन में मैंने बताया था कि बादशाह सर्वोच्च होता था, शासन की समस्त शक्तियाँ उसके हाथ में होती थी। उसके नीचे 2 बड़े पद थे। पहले शुरू में वकील होता था या वजीर होता था, उस पद को अकबर ने समाप्त कर दिया था। तो दीवाने आला एक पद होता था, जिसको कि वित्त मंत्री कहते थे। दूसरा मीर बख्शी होता था, नेतृत्व उसके पास होता था। और समस्त जितनी नियुक्तियां होती थी, वेतन का निर्धारण, नियुक्तियां मीर बख्शी के अधीन होती थी। उसके बाद सद्र सदूर होता था। 3 प्रकार के अधिकार उसके पास थे। सद्र उस सदूर के पास धर्म विभाग, इनाम विभाग, मदद ए मास और इस प्रकार के जजों की नियुक्ति करने का अधिकार, ये 3 अधिकार उसके पास होते थे। सद्र सदूर के बाद एक अधिकारी और होता था, काजी उल कुजात, जो न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसके अतिरिक्त केंद्र में एक वाकया नवीस होता था, जो समाचार लेखक होता था। देश विदेश के राजाओं के साथ पत्राचार करवाना और ये सब लेखों की व्यवस्था करना, दरबार की गतिविधियों को लिखवाने का काम, ये सब वाकया नवीस का काम होता था। बरीद ममालिक होता था, जो गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। इसके अतिरिक्त और भी दूसरे अधीक्षक होते थे, जो विभिन्न कार्य को देखते थे। प्रांतीय प्रशासन, पूरा साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था। अकबर के समय में शुरू में 12 प्रांत थे, बाद में 15 प्रांत हो गए, और जहांगीर के समय में प्रांतों की संख्या बढ़कर के 18 और औरंगजेब के समय तक संख्या बढ़कर के 20 हो गई। तो प्रांतों को सूबा कहा जाता था। सूबे स्तर पर जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था दीवान, जो वित्त मंत्री होता था। बख्शी जो सेना का अधिकारी होता था। देखिए बड़ा सुंदर आपको याद करने का एक तरीका है। केंद्र में जो अधिकारी थे, सेम अधिकारी सूबों में थे। उनके पद के नाम छोटे हो गए तो दायित्व भी छोटा हो गया था। केंद्र में दीवाने आला होता था, सूबा में उसको दीवान कहते थे, कार्य वही वित्त मंत्री का। केंद्र में मीर बख्शी होता था, सूबे में उसको बख्शी कहते थे, सेना का प्रभारी होता था। केंद्र में सद्र सदूर होता था, राज्य में या सूबा में उसको सद्र कहा जाता था। इसी प्रकार केंद्र में काजी उल कुजात होता था और सूबे में उसको केवल काजी कहते थे। तो ये मुख्य अधिकारी होते थे।
सूबों को सरकार में बांटा गया था, जैसे आज जिले होते हैं। सरकार पर सबसे बड़ा अधिकारी फौजदारी होता था। फौजदार के नेतृत्व में एक सेना होती थी जो जिले पर कानून व्यवस्था की स्थापना करती थी। इसके अतिरिक्त आमिल और अमलगुजार होते थे, खजांची होते थे। और इसी प्रकार जो सरकार था, सरकार को फिर सब डिवीज़न में विभाजित किया गया था। जैसे कि परगने में कानूनगो होते थे, चौधरी, खुद, मुकद्दम ये लोग होते थे, और वो लोग पटवारी और बितिकची इनकी सहायता से सारा काम संपन्न करते थे। तो ये होगा केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन। कांधार समस्या, मुगलों और फारस के बीच ये विवाद की एक बहुत बड़ी समस्या थी। कांधार समस्या अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके लिए आप मेरा वीडियो इस प्रश्न पर देख सकते हैं कि मुगलों और ईरानियों के बीच कांधार किस प्रकार से एक समस्या की जड़ थी। हल्के से देख लीजिए आप कि कांधार समस्या, कांधार एक ऐसे सामरिक बिंदु पर था जहां से मध्य एशिया की तरफ जाया जा सकता था या मध्य एशिया की तरफ से भारत में आया जा सकता था। हिंदू कुश पर्वत के बीच के उस दर्रे पर कांधार की स्थिति थी, तो बड़ी महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति थी। बाबर के समय कांधार पर मुगलों का अधिकार था, जो हुमायूं के समय तक रहा। हुमायूं जब भारत से पराजित हो गया और ईरान की शाह के शरण में चला गया, तो ईरानियों ने कांधार पर अधिकार कर लिया। लेकिन 1595 ईस्वी में अकबर ने कांधार पर अधिकार कर लिया और अपनी मुगल सीमा को एक प्राकृतिक सीमा हिंदू कुश पर्वत तक ले गया। अकबर के समय तो विशेष ईरान ने कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की, लेकिन जहांगीर के समय ईरान ने कांधार को लेकर के अपनी आपत्ति दर्ज की। 1613 में जहांगीर ने एक शिष्टमंडल ईरान भेजा और उससे अनुरोध किया ईरान के साथ से कांधार मुगलों के पास रहने दिया जाए, और अपने मुगलों तथा ईरान के संबंधों का भी हवाला दिया। लेकिन 1622 ईस्वी में ईरान ने कांधार को जीत लिया। उसके बाद शाहजहां के समय में कांधार को जीतने के लिए 3 अभियान किए गए। तो पहले अभियान में तो उसे सफलता नहीं मिली, दूसरे अभियान में उसको सफलता मिली, और 1638 से लेकर के 1649 तक 10 वर्ष का ऐसा कालखंड था कि ईरान का अधिकार कांधार पर नहीं रहा, फिर से मुगलों का अधिकार हो गया। लेकिन 1649 में ईरान ने फिर से कांधार को जीत लिया। उसके बाद कांधार को जीतने के लिए औरंगजेब तथा दारा शिकोह दोनों के नेतृत्व में अभियान हुआ, लेकिन दोनों अभियान फेल हो गए। ओके, तो इस प्रकार मुगलों के और ईरान के बीच कांधार एक समस्या की जड़ बन गया, जिसको लेकर के इन दोनों मित्र देशों के संबंध बिगड़ गए। नेक्स्ट, सटीक व विस्तृत आलेख तैयार करवाना मुगल शासन के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? मुगलों का साम्राज्य इतना बड़ा था और इतने बड़े साम्राज्य में बादशाह के आदेशों को, जो दरबार में गतिविधियां होती थी, उन गतिविधियों को सूबा तक पहुंचाना, आदेशों को सूबा तक भेजना, ये सारा काम तभी हो सकता था जब उन आदेशों को लिखा जाए। इसके लिए दरबार में वाक़या नवीस की नियुक्ति होती। वाक़या नवीस के अतिरिक्त और भी लेखक होते थे और ये सारा काम मीर बख्शी की देखरेख में होता था। दरबार में बादशाह के द्वारा जो भी आदेश पारित किए जाते थे, दरबार में जो व्यक्ति बादशाह से मिलते थे, दरबार में बादशाह अगर किसी सामंतात के बारे में कुछ हालचाल पूछता था तो उन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता था, और जो आदेश उसके द्वारा दिए जाते थे संबंधित व्यक्तियों को, वो पत्र तैयार करके कसीद हरकारों के द्वारा संबंधित सूबों तक भेजना, ये मीर बख्शी की जिम्मेदारी होती थी। और इसके लिए बहुत से ऐसे हरकारे पथमार दौड़ते रहते थे, या घोड़ों से या पैदल। एक हरकारा पत्र लेकर के दूसरे हरकारे को देता हुआ, और इस प्रकार समाचार एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचते रहते थे। तो इसलिए विस्तृत और सटीक अभिलेख तैयार करवाना मुगल साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण था, जिससे राजा के आदेशों को समस्त सूबेदारों को दिया जा सके और सूबे की सूचना केंद्र को मिलती रहे। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे इतिहास और इतिवृत्त पर। तो इन प्रश्नों को आप एक नज़र से जरूर देख लेंगे, जिससे कि कोई भी प्रश्न ऐसा ना रहे जो आपका अनुत्तरित रह जाए। शेष जो दूसरे चैप्टर हैं, उन चैप्टर पर भी हम नए वीडियो आपको देने जा रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, चैनल को लाइक था सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।